हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने जा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन के एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नीरज पब्लिकेशंस की बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अभी इनका स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसमें अगर आप 500 से ज़्यादा की खरीदारी करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का जो है ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है और इनकी वेबसाइट से आप इस तरह की बुक जो खरीद सकते हैं, चाहे वो गाइड हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, ठीक है। और अगर आप इनकी बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप इनकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो आप हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज कर सकते हो जो कि है एकलव्य, जिससे कि आपकी खरीदारी पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का कि ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ऑफ कोर्स देखिए, ये सब्जेक्ट कंप्यूटर के ऊपर है तो आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसी के साथ साथ जनरेशन भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर्स का, ठीक है। सो द इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिस्टिंग्विश्ड जनरेशन ईच मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटीज। जितनी भी जनरेशन आई हैं सब में कुछ ना कुछ डेवलप होके तभी फर्स्ट से सेकंड बना, सेकंड से थर्ड जनरेशन बना, ठीक है। तो जनरेशन क्यों बनी, उसमें कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज आई, है ना। तो जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा वो 1940 से लेके 1950 तक था, ठीक है। और जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का was vacuum tube for electronic components. They are very large, expensive and consumed a lot of power. ये आपको भी पता होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े होते थे साइज में और पावर भी उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती थी चलने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ जब सेकंड जनरेशन आता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, जो भी ट्रांजिस्टर्स थे उसके उसको रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है। और रिजल्ट क्या हुआ कि वो ज्यादा स्मॉलर हो गए और पहले से ज्यादा और फास्ट हो गए, ठीक है। और मोर रिलायबल कंप्यूटर्स, और भी ज्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स बन गए, है ना। और फिर थर्ड जनरेशन जब आती है तो इसमें क्या होता है, जो कि 1960 से लेकर 1970 तक रहा, इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स लीडिंग टू इवन स्मॉलर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जितने भी ट्रांजिस्टर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया सर्किट से, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वो और पावरफुल हुआ कंप्यूटर और स्मॉल हो गया, ठीक है। फिर जब फोर्थ जनरेशन आता है जो कि 1970 से लेकर 1980 तक रहा, इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर लगा कंसिस्टिंग ऑफ एंटायर CPU लगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सिस्टम जो था उसमें सिंगल चिप लगी, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई उसमें। और पर्सनल कंप्यूटर इमर्ज मेकिंग कंप्यूटिंग मोर एक्सेसिबल। तो और भी ज्यादा कंप्यूटर जो थे वो एक्सेसिबल हुए फोर्थ जनरेशन में। और जब फिफ्थ जनरेशन आया तो इसमें क्या हुआ, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को इसमें इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। और फॉर ग्रेटर मिनिएचराइजेशन एंड इंक्रीज कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटर को और छोटा साइज में बनाने के लिए और उसके पावर को और इंक्रीज करने के लिए वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी को लगाया गया, जैसे कि VLSI के जैसा। और AI एक्सपर्ट को भी, सिस्टम को भी उसमें इन्वॉल्व कराया गया, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन के साथ हुआ, जिससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर्स लाइक क्रे सेकंड एंड मॉडर्न PC जो आजकल है, ठीक है। तो 1980 से लेके प्रेजेंट तक अभी जितने कंप्यूटर चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के हैं, ओके। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आप देख ही सकते हैं कितने ज्यादा, लाइक साइज भी उनका छोटा होता है और उनका पावर भी कितना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें AI एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो कुछ ये 5 जनरेशन थे जो कि कंप्यूटर्स के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, व्हाट डू यू मीन बाय GDPR, डिस्टिंग्विश बिटवीन DPD एंड GDPR। तो आपको DPD एंड GDPR के बीच में डिफरेंशिएट करना है, इनके बीच में डिफरेंस बतानी है, ठीक है। तो GDPR स्टैंड फॉर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो जाता है अभी इन दोनों के बीच में, ठीक है, इनके फुल फॉर्म, ठीक है। और ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ दैट वाज इम्प्लाइड इन द यूरोप यूनियन, ये एक तरीके से ना डाटा को प्रोटेक्ट करने का एक लॉ है जो कि यूरोप यूनियन में हुआ था मई 2018 में, ठीक है, अप्लाई हुआ था।
ठीक है। और जो जीडीपीआर है इसका एम क्या है कि टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डाटा ऑफ ईयू सिटीजन, जो यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं उनका पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना बेसिकली जीडीपीआर का एम था। ठीक है। और इसी के साथ साथ इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल एंड प्रोसेस सच डाटा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस डाटा को कैसे हैंडल करे और उसको कैसे प्रोटेक्टेड बनाए रखे। ठीक है। और इट अप्लाइज टू ऑल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द पर्सनल डाटा ऑफ ईयू इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशंस। अगर वो कहीं और के लोकेशन के लोग हैं तो अब भी अगर वो उनके यूरोपियन यूनियन के पीपल का, लोगों का डाटा अगर यूज करते हैं तो उनका प्रोटेक्ट करना, उनसे भी प्रोटेक्ट करना, ये जीडीपीआर का वर्क था। ठीक है। और ये डेट आप जरूर मेंशन करिएगा और इसका फुल फॉर्म। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जो डीपीडी है रेफर्स टू द डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टली 9546 एंड ईसी। ठीक है। इट वाज अ प्रीवियस डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन द ईयू। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। तो नेक्स्ट क्या आप बता सकते हैं, विच वॉज इन इफेक्ट बिफोर द जीडीपीआर, हाउ एवर इट हैड क्रिएटेड लिमिटेशन वेरियस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। द मेन यहाँ पे अब ये आंसर ही कंटिन्यू है। ठीक है। आंसर, the main distinction between DPD and GDPR lines is their scope, reach and provision। जो इनका स्कोप है, रीच है और जो प्रोविजन है, यही बेसिकली मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है। और जो द GDPR है इज मोर एक्सटेंसिव एंड इम्पोजेस इन स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और it introduces new right for individuals such as the right to erasure, the right to data portability and the right to be informed about data breaches। जो आपका डाटा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। एडिशनली जो जीडीपीआर है हैज exteriorly applicability, meaning it can affect organization outside the EU if they process the data of EU individual। तो जब अगर कोई जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनके डाटा को प्रोसेस करता है तो जीडीपीआर जो है वो बता देता है। ठीक है। और उनके डाटा को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी ओर जो यहाँ पे डीपीडी था, डीपीडी और जीडीपीआर में क्या डिफरेंस है कि जीडीपीआर जो वर्क करता है वही डीपीडी का भी वर्क होता है, परंतु जीडीपीआर के आने से पहले जो काम कर रहा था वो डीपीडी था। ठीक है। उसका भी यही काम था कि जो भी डाटा है उसका प्रोटेक्शन करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, What do you understand by plastic money? How was plastic money originated? प्लास्टिक मनी से आप क्या समझते हैं, प्लास्टिक मनी कैसे ओरिजिनेटेड हुई। ठीक है। तो प्लास्टिक मनी रेफर्स टू अ पेमेंट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी का यही मतलब हुआ ना कि जब आप कार्ड्स का यूज करते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, गिफ्ट कार्ड्स हो, राइट, तो वो एक तरह से मनी का ही काम करते हैं, है ना। तो उनको हम प्लास्टिक मनी ऐसा मेंशन करते हैं। ठीक है। और ट्रेडिशनल मटेरियल्स लाइक पेपर और मेटल, ये प्लास्टिक मनी ऐसे मेटल्स, ऐसी मनी होती है आप कह लीजिए कि जिनको ट्रेडिशनल मटेरियल से नहीं बनाया जाता, चाहे वो पेपर हो या कोई मेटल हो, उनसे नहीं बनाया जाता इनको। ठीक है। और दीज कार्ड्स हैव मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और एम्बेडेड माइक्रोचिप्स दैट स्टोर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन कार्ड्स के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे से चिप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और स्ट्राइप्स होते हैं इनमें मैग्नेटिक, जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में प्लास्टिक मनी का कैसे यूज होता है ये आपको बताना है। ठीक है। तो इट यूजेस हैज ब्रॉट न्यूमरस बेनिफिट्स एंड कन्वेंशन। आपको भी पता होगा कि प्लास्टिक मनी का यूज करने से हमें कितने ज्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। अगर आप किसी अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कैश नहीं है, तो आप थ्रू आपके आपके जो कार्ड्स होते हैं उनका यूज करके आप इजीली कोई चीज जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट कन्वीनियंस, पेमेंट बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो चुका है इसकी वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही हो जाता है, पेमेंट कन्वीनियंस, आपका पेमेंट बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो जाता है। प्लास्टिक में मनी, यहाँ पे मनी लिख लीजिएगा आप। ठीक है। मनी अलाउज फॉर क्विक एंड हैसल फ्री ट्रांजेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपको पैसे लेने हैं, मतलब पैसे आपको
बैंक से जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी तो आएंगे पास आपके पास कैश। परंतु प्लास्टिक मनी से क्या होता है, आप क्विक एकदम फटाफट और हैसल फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये ग्लोबली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड्स हो, आर वाइडली एक्सेप्टेबल, ट्रेडिशनली फैसिलिटेटिंग सेमलेस ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस इंगेज इन ग्लोबल ट्रेड। जो भी ग्लोबल ट्रेड, अगर आपका कोई बिजनेस है जो ग्लोबली फैला हुआ है, तो उसमें आपको प्लास्टिक मनी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्स में भी प्लास्टिक मनी जो इनेबल्स ई कॉमर्स अलाउइंग बिजनेस इज टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। इससे किसी की पेमेंट करनी है तो प्लास्टिक मनी के थ्रू आप मिनटों में, सेकंडों में अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। और उसी के साथ बिजनेस परचेजेस, बिजनेस के जितने भी परचेजेस होते हैं, कंपनीज कैन यूज कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए कंपनीज का क्या होता है, उनको रोज को बहुत सारी बल्क में चीजें खरीदनी है, बेचनी है, तो उसके लिए तो बार बार वो कैश नहीं निकाल सकते ना इतना ज्यादा, राइट। तो उससे क्या हुआ, प्लास्टिक मनी ने बहुत हेल्प किया है, उनको बार बार बैंक ही नहीं जाना पड़ा पैसे निकालने के लिए, है ना। और बैंक में भी लिमिट होती है, आप एक दिन में इतने पैसे नहीं निकाल सकते हैं, तो प्लास्टिक मनी ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया है, खासकर बिजनेस पर्पस के लिए। और बिजनेस ट्रैवल, खासकर जो लोग बिजनेस के पर्पज से ट्रैवल करते हैं, तो उसमें भी प्लास्टिक मनी बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाती है, ठीक है। और बिजनेस ट्रैवलर्स इन इवनिंग देम टू कवर एक्सपेंसिव लाइक, यहाँ पे आप इवन लिख लीजिएगा, इवन देम टू कवर एक्सपेंस लाइक अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांजेक्शन, मील्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, मील्स। तो चाहे वो उनका अकोमोडेशन हो, मील्स हो, या ट्रांजेक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक मनी बहुत हेल्प करती है। उसी के साथ साथ कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, बिजनेसेस कैन यूटिलाइज क्रेडिट कार्ड्स टू मैनेज कैश फ्लो बाय स्ट्रेटेजिकली टाइमिंग पेमेंट एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड। तो आपको ये भी पता होगा कि जो लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स का यूज करते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है इजी से, बैंक अगर लोन वोन चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इससे क्या होता है ना, आपके कार्ड से कैश फ्लो मैनेज रहता है, उससे आप स्ट्रैटेजिकली अपने टाइमिंग पेमेंट को, टाइम टू टाइम पेमेंट में क्या होता है उसमें कि ना आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में ना एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम पे इस बंदे को पेमेंट करना है, तो आपको वो खुद से करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनी होती है बेसिकली टाइम टू टाइम पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग एक्सपेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग फाइनेंस रिसोर्सेज। इसमें आपको आपके कितना खर्चा हो रहा है वो भी आपको फ्लेक्सिबली मैनेज कर सकते हैं आप, ये आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। ओवरऑल जो प्लास्टिक मनी है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन ट्रांजेक्शन, एक्सपेंडिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी ईटीसी ऑफ कॉमर्स इन वेरियस सेक्टर्स। तो जो कॉमर्स है, हमारा बिजनेस है जितना भी, उसमें जो प्लास्टिक मनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज इन 3 स्टेप। अगर आप सभी ने अगर वर्ड के बारे में सीखा होगा, अगर आपको वर्ड की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, तो आई होप कि आपको मेल मर्ज के टॉपिक के बारे में पता होगा। फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब आप एमएस वर्ड खोलेंगे तो आप मेलिंग स्टैप पर जब आएंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है मेल मर्ज का ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेटर्स, ईमेल, एनवलप्स, लेबल्स बनाने का। इसमें बेसिकली क्या होता है ना मेल मर्ज में, कि आप जैसे कंपनी होती है उसमें 100 या 150 या 1000 लोग काम कर रहे हैं, और उनको लेटर लिखना है, तो पर्सनली आप एक एक के लिए लेटर लिखना तो नहीं बैठेंगे ना। तो उसमें क्या होता है, एड्रेस और नेम वगैरह चेंज हो जाता है, बाकी जो बीच का कंटेंट होता है वो सेम एज इट इज होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है, इसको हम मेल मर्ज का ऑप्शन कहते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। और ये आपको अगर लेटर्स बनाने हैं बहुत सारे अमाउंट में, बल्क में, ठीक है, ईमेल्स भेजने हैं बहुत सारे लोगों को, तो आप अलग अलग लिखेंगे नहीं, एक एक पर्सन को ईमेल, ठीक है। तो उस चीज में ये जो है आपको हेल्प करती है कि आपको बस एक जो होता है ना उसमें एक्सेल की या कोई फाइल होती है जिसमें सारे कंपनी एम्प्लॉयज के डिटेल्स लिखे होते हैं, तो आपने बेसिकली एक सीट में मेन कंटेंट लिखा, ठीक है, मेन कंटेंट आपने लिखा, और उसके थ्रू क्या हुआ, मेन कंटेंट तो सब में सेम रहेगा, ठीक है। और फिर जब आप मेन मर्ज में जाकर इस वाले ऑप्शन का यूज करके जब आप वहां पे एक्सेल का शीट इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिन एक एक करके सबका नाम और एड्रेस चेंज हो जाता है, बाकी बीच का कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो होता है इसको हम मेल मर्ज का ऑप्शन कहते हैं।
और रही बात कि आपको टेक्स्ट में फॉर्मेट में कैसे लिखना है मेल मर्ज के बारे में, तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं दैट आप चाहे तो वर्ड का थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाकर भी आप समझा सकते हैं एग्जाम में। तो मेल मर्ज एक पावरफुल फीचर होता है एमएस वर्ड में प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू जनरेट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट सच एज लेटर हो गया, लेबल्स हो गए, एनवलप्स हो गए, ईमेल्स हो गए, ठीक है, जो पर्सनलाइज तरीके से आप बना सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, बस आपको एक मेन कंटेंट तैयार करना है, बाकी आप डाटा दे दीजिए, वो ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली बना देगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ मास्टर डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स। जो भी मास्टर डॉक्यूमेंट है उसको डाटा सोर्स से कनेक्ट करना है। यहाँ पे डाटा सोर्स क्या हो जाएगा, जो एक्सेल की सीट जिसमें कंपनीज के एम्प्लॉयज का सारा डाटा होगा, ठीक है, उसको हम मास्टर डॉक्यूमेंट जो आपका वर्ड का फाइल होगा उससे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसको मर्ज करके आपका सारा मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट बन जाएगा और एक ही बार में आपके हजारों 2000 लेटर जो है एक ही साथ बन के आ जाएंगे। ठीक है, or data source, this components contains the recipient specific information such as names, address, and other relative details. In it can be a spreadsheet, database, or even a contact list. ये even contact list भी हो सकता है। आप database में जो भी रहेंगे वो सारा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, master document, these component serves as the templates for the final merge document. It contains file फिक्स्ड टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, मास्टर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आप फिक्स्ड टेक्स्ट लिख लेते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लेटर लिखते हैं तो लेटर में तो बीच का कंटेंट जो होता है वो सेम होता है, बस स्टार्टिंग के और जो लास्ट के नेम होते हैं, थैंक यू करके नेम जो चेंज होता है वो चेंज होता है, और स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स चेंज होते हैं लेटर्स में अगर आपने लिखा हुआ तो बस आप वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे ब्रैकेट करके। उसका भी एक टेक्निक होती है, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं कैसे करते हैं मेल मैच। तो बेसिकली ये मैंने आई होप कि अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है मेल मर्ज। ठीक है, और मर्जिंग प्रोसेस, द मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। इसमें बेसिकली थ्री स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कनेक्ट। द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द मास्टर डॉक्यूमेंट एंड द डाटा सोर्स। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, जो भी मास्टर डॉक्यूमेंट है उसको डाटा सोर्स से कनेक्ट करना। ठीक है, और दूसरा कस्टमाइज। नेक्स्ट, द यूजर कैन प्रीव्यू एंड कस्टमाइज द मर्ज डॉक्यूमेंट बाय एडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एंड अदर मॉडिफिकेशन नीडेड। जो आपकी जरूरत है जैसी उस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, और थर्ड जैसे क्या होता है कि जनरेट फाइनली द मेल मर्ज। लास्ट में क्या, फाइनल जब सारी चीजें हो जाती है तो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेल मर्ज simplifies the process of creating personalized document in bulk। ठीक है, मैंने बताया ना आपको पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट बनाना है पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए, तो एक ही साथ वो बल्क में बना के आपको दे देगा। ठीक है, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। ऑफ कोर्स आप अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग के लिए अगर आप बार बार जो है लेटर बना रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम ही तो वेस्ट होगा ना। तो इससे इस ऑप्शन से क्या होता है कि आप एक ही साथ बहुत सारे मेल्स बना सकते हैं बल्क में। ठीक है, और इससे आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इनटू अ कॉमन टेम्पलेट। कॉमन टेम्पलेट के अंदर आप डाटा सोर्स डाल देते हैं और आपका बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जो भी आपकी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोलते हैं, तो उसमें जो हमारा इक्वेशन एडिटर होता है, ठीक है, और जो ट्रैकिंग होता है उसका क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इक्वेशन एडिटर क्या होता है, इक्वेशन एडिटर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल Excel is a powerful utility that allows users to create and manipulate mathematical equation on formulas within a spreadsheet cells। तो Excel में ऐसी शीट्स होती हैं, आई होप कि आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसी शीट्स होती है, ठीक है, उसमें एक ये पर्टिकुलर जो बॉक्स होता है इसको हम बेसिकली सेल कहते हैं। तो इस सेल में जो भी आप फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला लगाकर वो नंबर लिखते हैं, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो सॉल्व होकर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन एडिटर का काम करता है एक्सेल में। ठीक है, जिसमें आप पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला लिखते हैं और नंबर को डिजिट लिखते हैं और आंसर आपका आ जाता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो जितना भी बड़ा आंसर हो, ठीक है, बस आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल सिंबल्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
और द इक्वेशन एडिटर enables users to create complex education performs calculation and display। खासकर जो कॉम्प्लेक्स तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं जो हमें हमसे जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते, बस आपको क्या करना है, डिजिट्स डालने हैं, फॉर्मूला डालना है, आंसर आपके सामने है, ठीक है, एक्सेल में। डिस्प्ले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज मैनर। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। खासकर जो इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए इनको जो है ज्यादा यूज किया जाता है। और ट्रैकिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ट्रैकिंग क्या होता है बेसिकली देखते हैं यहाँ पे हम। ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ मॉनिटरी एंड रिकॉर्डिंग चेंजेस मेड टू स्प्रेडशीट। जो भी आपने स्प्रेडशीट में आपने चेंजेस बनाई है, मान लीजिए कोई आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो, किसी की आपने गलती से प्रेजेंट को एब्सेंट लगा दिया, तो उस एब्सेंट को जब आप दोबारा प्रेजेंट करेंगे तो उसको आप सेव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, एक चेंज करी, चेंजेस करे ना आपने, तो इसको बेसिकली रिकॉर्ड करना ये ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। इट अलाउज यूजर्स टू कीप ट्रैक ऑफ मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और कोलैबोरेशन ओवर टाइम। जो भी समय के साथ साथ जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है, इंडिविजुअल्स हो रहे हैं, जो जो भी उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसको सेव करना बेसिकली, ठीक है। सो ट्रैकिंग इंडिविजुअल फीचर्स सच एज हाईलाइटिंग सेल्स, चेंजिंग डिस्प्ले रिविजन हिस्ट्री एंड कैप्चरिंग कमेंट्स और नोट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक सेल्स और रेंजेस, ठीक है। दिस यूटिलिटी इज particularly useful for collaborative work environment, enabling users to review and revert changes, identify contributors, and maintain reversion control in order to ensure data accuracy, transparency, and effective teamwork। जिससे क्या हो, आपका टीम वर्क भी अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी हो। तो ये ट्रैकिंग का काम होता है। आई होप कि आपको यहाँ पर अगेन ट्रैकिंग समझ में आई होगी और इक्वेशन का भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। Next question. Comment on the following statement. Payroll refers to the amount paid by an organization to its employee। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पेरोल के बारे में बताना है, ठीक है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आई होप कि आपको पेरोल के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। और पेरोल क्या होता है? रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पेरोल में बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किस पर्सन को पेमेंट करी है, उसका पूरा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और स्टेटमेंट में ये भी दिया होता है कि सारी चीजें करेक्ट है कि नहीं। और पेरोल इन कंपासेस द टोटल कॉम्पेंसेटिव इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरीज, बोनस, बेनिफिट्स एंड डिडक्शन। जो भी आपका पेरोल होगा ना, उसमें पेरोल में क्या होता है, पूरी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि जब आपकी सैलरी बनी है जो भी पर्टिकुलर, उसमें वेजेस कितना था, उस आपकी पर्टिकुलर सैलरी कितनी थी, उसमें आपका बेनिफिट्स कितना मिला है, बोनस कितना मिला है, आपका उसमें डिडक्शन कितना हुआ है और डिडक्शन किस रीजन की वजह से हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पेरोल में जो है वो लिखी होती है ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि जिस भी पर्सन को वो सैलरी मिल रही है वो समझ सके अपने सैलरी को, ठीक है। पेरोल बेसिकली पे करने का जो रोल है वो क्या है, ठीक है। सो पेज टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक। और इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय अर्निंग विद withholding taxes and other deduction and deserving the net pay। कुछ लोग होते हैं ना ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जिनका टैक्स भी कटता है, वेजेस भी मिलती हैं उनको, बेनिफिट्स भी होते हैं, उनका डिडक्शन भी कई तरीके से होता है। किसी लोगों को HRA मिलता है, हाउस रिसोर्स, ठीक है, और किसी को टीए भी मिलता है, ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिडक्शन हो रहा है, क्यों हुआ है, आपको बेनिफिट्स क्यों मिला है, ठीक है, टैक्सेस क्यों कटे हैं, ये सारी डिटेल्स जो लिखी होती हैं वो पेरोल में लिखी होती हैं, ठीक है। And accurate payroll management is crucial for insurance employee satisfaction, regulatory complaints and maintaining financial record। financial record को basically maintain करने के लिए किसी भी employee को payroll मिलना बहुत important हो जाता है। उस particular person को payroll मिलना जो है बहुत important होता है, ताकि उसको पता चले, वो अपना financial record maintain करे, अगर कुछ चीज गड़बड़ है तो वो complain कर सके, अगर वो complain करने के लिए एक सबूत की तरह payroll जो है वो काम करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको पेरोल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट्स अ प्रोजेक्ट मोस्टली लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कैपिटल
बजटिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट्स अ प्रोजेक्ट मोस्टली लॉन्ग टर्म। जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है तो उसमें कैपिटल आपको इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास होना चाहिए, जिसको हम कैपिटल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस को खासकर स्टार्ट करने के लिए जितना भी आप स्टार्टिंग अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो बेसिकली कैपिटल अमाउंट होता है, कितना आपने उसमें लगाया। दिस स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, ये जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है। बट कैपिटल बजटिंग इज अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस एंड सिलेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। जो अभी आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं तो उसमें आपने अपना कैपिटल, खुद के पैसे कितने लगाए हैं, इन्वेस्ट कितना किया है, उसको मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट, एस्टिमेट्स देयर कॉस्ट एंड पोटेंशियल रिटर्न्स, कि आपके कॉस्ट कितना आएगा इसमें और इस कैपिटल पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, एंड कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इवेल्युएटिंग देयर अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। कैपिटल बजटिंग हेल्प्स इन मेकिंग informed investment decisions, allocating resources efficiently and maximizing the long term value and प्रॉफिटेबली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी कैपिटल लगाई है, उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज कैपिटल की जब आप बजटिंग करते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग बेस्ड सॉरी टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा एंड ऑडियो बेस्ड कैप्चा। आई होप कि आप सभी ने कैप्चा का नाम तो ऑफ कोर्स सुना ही होगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम टेक्स्ट बेस्ड और ऑडियो बेस्ड कैप्चा की बात करते हैं तो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा वो होते हैं जिसमें आप सामने कोई नंबर लिखे होते हैं, आपको बस देख के फिल करना होता है। और ऑडियो बेस्ड कैप्चा वो होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलरली एक ऑडियो होता है जिसको आपको सुनना होता है, और सुनने के बाद आपको आपने जो भी नंबर सुना, जो भी चीज सुनी, उसको वहां पे टाइप करना होता है। ठीक है, तो वो हमारा ऑडियो बेस्ड कैप्चा होता है। टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा एंड ऑडियो बेस्ड कैप्चा आर बोथ द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। बेसिकली ये दोनों कैप्चा जो है वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रीयूजेस एंड ऑटोमेटेड बोथ। तो देखिए, अब जो ऑडियो बेस्ड होते हैं और जो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं कैप्चा, उनका यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है, जो भी चीज यूज हो रही है, कहीं कोई रोबोट तो नहीं यूज कर रहा है, कोई पर्सन तो नहीं यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, तो उसके बारे में, उस सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेसिकली कैप्चा का यूज किया जाता है। ठीक है, बट दे एम्प्लॉय डिफरेंट फॉर्मेट्स टू अचीव दिस गोल। और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं कैप्चा के भी, उसको यूज करने के लिए। टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा वो होते हैं प्रेजेंट यूजर विद डिस्टॉर्टेड और obscure text that they must accurate interpret and enter into a text field। बिकॉज ये कैप्चा क्यों यूज होता है, देखिए, अगर आपने कभी कैप्चा भरा होगा तो आपने देखा होगा वो थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखे होते हैं, तो कोई भी जो रोबोट होगा उसको तो देखने में परेशानी होगी, राइट, तो वो तो नहीं देख पाएगा। कोई ह्यूमन बीइंग होगा वही अच्छे से समझ पाएगा, उसको क्लियरली विजिबल हो पाएगा, उसको तो वही फिल कर पाएगा। तो इससे पता चलता है कि ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर ह्यूमन उसको यूज कर रहा है। ठीक है, रीड एंड टाइप। और दूसरा क्या होता है, स्टॉप यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू रीड एंड टाइप द डिस्प्लेड कैरेक्टर विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर वोट्स। वोट्स के लिए जो होता है वो चैलेंजिंग हो सकता है, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, बोर्ड्स के लिए, बट रिलेटिवली इजी फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए ऑफ कोर्स इजी होता है। दिस मेथड प्राइमरली रियलाइज ऑन अ विजुअल पार्टिसिपेशन एंड रीडिंग एबिलिटीज। जो विजुअल पार्टिसिपेशन होता है और रीडिंग पढ़ने की जो क्षमता होती है वो चीज टेक्स्ट बेस्ड में यूज होती है। और जब हम ऑन दी अदर हैंड जब हम ऑडियो बेस्ड की बात करते हैं कैप्चा की, तो इस प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव फॉर यूजर विद ई विजिबल इम्पेयरमेंट। जो कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए ऑडियो बेस्ड कैप्चा होते हैं। दोज हु हैव डिफिकल्टी रीडिंग टेक्स्ट, जिनको टेक्स्ट पढ़ने में मुश्किल आती है, आंखों से दिखता नहीं है ना, तो instead of displaying distorted text, audio based captcha plays an audio clip that contains a series of spoken characters। ऑडियो बेस्ड कैप्चा क्या होते हो, उसमें स्पोकन कैरेक्टर्स की सीरीज होती है जिसको आपको ध्यान से सुनना होता है और फिर उसको रिफिल करना होता है। नंबर्स यूजर नीड्स टू लिसन केयरफुली। जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसको लिसन करना, केयरफुली सुनना जरूरी होता है। एंड करेक्टली ट्रांसक्राइब द ऑडियो कंटेंट इनटू अ टेक्स्ट फील्ड। अगेन ये जो ऑडियो बेस्ड कैप्चा होता है उसमें भी डायरेक्टली नंबर नहीं बोले जाते, उसमें भी थोड़ी ना नॉइस होती है या थोड़ा अजीब तरीके से बोला जाता है, जो कि ह्यूमन ही समझ सकता है, बोर्ड्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बोथ टेक्स्ट बेस्ड एंड ऑडियो बेस्ड कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा आएगा। ठीक है, कैप्चा serves the purpose of distinguishing human users from automatic bots, but they
cater the different users' ability in preference in ensuring inclusivity and enhancing security on websites. तो अगेन यहाँ पे जो भी बोट्स होते हैं, बोट्स रोबोट्स लिख लीजिए, ठीक है, उनके लिए और ह्यूमन में डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली इन वेबसाइट्स में कैप्चा का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर के लिए एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है ये आप सभी को पता होगा, आप सभी ने बहुत बार यूज किया होगा, राइट। गूगल प्ले स्टोर एक ऑफिशियल ऐप होता है जिसमें एप्स होती हैं, गेम्स होते हैं, मूवीज होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, है ना, और बुक्स होती हैं, जिनके एप्स आपको इजीली प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में। खासकर ये एंड्रॉइड फोन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, एंड्रॉइड डिवाइसेस जितनी भी होती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यूजर्स टू डिस्कवर, डाउनलोड एंड अपडेट एप्लीकेशंस व्हाइल आल्सो सर्विंग एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर डेवलपर्स। जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह भी काम करता है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट हमें शॉर्ट नोट लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ना कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर प्रोग्राम्स टू रन। ये एक तरह का ओएस सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है सारी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सारे प्रोग्राम को रन करा जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है जो ओएस होता है, ठीक है। It handles tasks such as memory management, process securely, file management, and user interface, enabling users to interact with the computer and run applications. कंप्यूटर के साथ interact करने के लिए and applications को run करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा उस पर लिखना है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। तो जब हम RDBMS की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बता सकते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन फॉर मैनेजिंग रिलेशन डाटाबेसेस। जितने भी रिलेशन डाटाबेसेस होते हैं उसका सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम में सारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। इट ऑर्गेनाइजेशन डाटा इनटू टेबल्स with rows and columns, support data integrity, enforces relationship between tables, and provides query and manipulation capabilities. Popular RDBMS include MySQL। MySQL का नाम आपने सुना होगा, Oracle का आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो ये बेसिकली ऐसे डाटाबेस होते हैं जो रिलेशन डाटाबेसेस के मैनेजिंग के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, जिसमें सारे इन्फोसिस रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स और रोज में उनको अच्छे से कॉलम करके बताया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइडेंटिफाई थेफ्ट। तो थेफ्ट बेसिकली होता है, आइडेंटिफाई थेफ्ट रेफर्स टू द fraudulent acquisition and use of someone else's personal information such as their name, social security number or फाइनेंशियल डिटेल। तो थेफ्ट बेसिकली ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनका नाम हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, नंबर हो गया, फाइनेंशियल डिटेल्स हो गई, तो ये सारी टू कमिट फाइनेंशियल और अदर क्राइम्स। It can result in financial loss, damage to reputation, and invasion of privacy, and it is typically carried out through techniques like phishing, data breaches, or stealing physical डॉक्यूमेंट। जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, थेफ्ट यहाँ पे चोरी से रिलेट कर सकते हैं आप, चोरी करना, ठीक है, उसमें सारी जितने भी पर्सनल डाटा हो गया, सिक्योरिटी हो गई, फोन नंबर हो गया, फाइनेंशियल डिटेल हो गया, वो सारी प्राइवेसी के थ्रू अवॉइड करके और इसको लाइक थेफ्ट किया जाता है, ठीक है। Next, what do you mean by web browser? Name any 5 popular web browser and discuss their silent features. वेब ब्राउजर का भी आप रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है, आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस व्यू वेबसाइट ऑन देयर इंटरनेट। तो इंटरनेट में उस वेबसाइट को देखने के लिए जो ब्राउजर्स हैं वो हेल्प करते हैं। बेसिकली ब्राउजर्स में आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है, कुछ सर्च कर सकते हैं। दे इंटरप्रेटेड एंड रेंडर HTML कोड के थ्रू जो वेबसाइट्स होती है वो बनी होती हैं, वो भी है ना, और वेब ब्राउजर्स भी अलाउइंग यूजर्स टू नेविगेट वेबसाइट्स, इंटरेक्ट विद वेब कंटेंट, जितना भी वेबसाइट का कंटेंट होता है उससे इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक्सेस वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज। हियर आर 5 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स की अगर हम बात करें, जिनके साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहला हमारा गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम आप रेगुलरली इसका यूज करते हैं, ये भी एक वेब ब्राउजर ही है। नोन फॉर इट्स स्पीडी एंड सिंप्लिसिटी, ये बहुत सिंपल होता है और स्पीडी फॉर्म में काम करता है, इसीलिए इसको
क्रोम को ऑफर करते हैं ज्यादातर यूजर, ठीक है। और इसका इंटरफेस जो है वो भी बिल्कुल फ्रेंडली होता है, ठीक है। और अक्रॉस डिवाइस एंड वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी इसका वास्ट है, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ये जाना जाता है इसके प्राइवेसी एंड कस्टमाइजेशन की वजह से। फीचर्स लाइक enhanced tracking protections, strong security options and on supports and range of developer tools। तो ये developer tools की तरह भी काम करता है, इसमें strong security tools होते हैं, ठीक है। एप्पल सफारी भी एक वेब ब्राउजर है जिसमें क्या होता है, डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन एप्पल डिवाइसेस में इसको यूज किया जाता है, एप्पल सफारी को केवल, ठीक है, एप्पल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं। इट बोथ अ क्लीन डिजाइन, फास्ट परफॉर्मेंस, सीमलेस इंटीग्रेशन विद मैक ओएस। जो मैक का ओएस होता है और आईओएस होता है उसमें बिल्कुल सीमलेस और बिल्कुल इजी तरीके से, फास्ट तरीके से इंटरैक्ट करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग किया जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑफर्स अ क्रोमियम बेस्ड इंजन, improved speed compatibility and features such as integrated Cortana, built-in PDF viewers and collectors for organization web content। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है उसमें आप पीडीएफ का भी व्यू कर सकते हैं। अगर पीडीएफ खोल के देखें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होगा। अगर आपने कभी लैपटॉप चलाया हो या ध्यान दिया हो उसमें, तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ही आपके जितने भी पीडीएफ होते हैं वो खुलकर आते हैं, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की सारे डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट की चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ वेब ब्राउजर थे जिनके हिडन फीचर्स को भी हमने देखा। और एक ओपेरा भी है, जो ओपेरा स्टैंड आउट फॉर इट्स स्पीड बिल्ड इन एड ब्लॉकर। एड ब्लॉकर में बहुत स्पीड बिल्ड है, ठीक है। और फ्री वीपीएन सर्विस है इसका, कस्टमाइजेबल इंटरफेस एंड यूनिक फीचर्स लाइक ओपेरा टर्बो। ओपेरा टर्बो एक इसका यूनिक फीचर है जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। फास्टर ब्राउजिंग, ठीक है। These browsers instantly involved, offering regular updates to enhance performance, security and users experience। यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए भी ये सारे ब्राउजर जो हैं हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिपीटेड बहुत ज्यादा। ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया थ्रू लाइट ऑन वेरियस एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट्स यूजेस। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में मल्टीमीडिया के बारे में बताना है। तो मल्टीमीडिया रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, इमेज हो गए, ऑडियो वीडियो हो गए, ठीक है, ऑडियोज हो गए, वीडियोज हो गए, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हो गए टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। चाहे आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, एंटरटेनमेंट देना हो, तो उसके लिए जब आप अलग अलग तरह के मीडिया का यूज करते हैं, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है, रिकॉर्डेड टेक्स्ट हो, तो वो सारे क्या है, वो एक तरह से मल्टीमीडिया में ही आते हैं, ठीक। इट इज कंपाजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया टाइप्स प्रेजेंटेड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जितनी भी टाइप्स होते हैं मीडिया के जो आपको प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपको एंटरटेन कर रहा हो, वो बेसिकली मल्टीमीडिया है, ओके। और इसी के साथ साथ द एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया इंक्लूड्स इन हैंड कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट एज इट्स अलाउज फॉर द simultaneous uses of multiple senses. It can be facilitated better understanding and retention of information as visual and audio aid in conveying complex multimedia also enables creativity and interactive experience। Of course multimedia के थ्रू आपको क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ना है, आपको खुद को एंटरटेन करना है, आप जस्ट एक सिंपल सर्च करते हैं, आपको आंसर आपके सामने होता है, ठीक। और इसी के साथ साथ इट्स एप्लीकेशन अ डिवाइस रेंजिंग फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग, प्रोवाइडिंग इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं तरह तरह के, उसमें भी आप मल्टीमीडिया का यूज करते हैं अपने डे टू लाइफ में बहुत ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कैप्चा कोड, इसके बारे में आई होप हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। कैप्चा कोड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो बेसिकली ह्यूमंस और कंप्यूटर्स को टेस्ट करने के लिए और दोनों को अलग करके बताने के लिए कि ये ह्यूमन है या ये कोई कंप्यूटर रन कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को या चीज को, उसको अपार्ट करने के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली सिक्योरिटी मेजर के लिए यूज किया जाता है। दैट यूजेस डिसॉर्टेड और स्क्रैम्बल्ड कैरेक्टर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड ऑटोमेटेड बोट्स। जितने भी ऑटोमेटेड बोट्स होते हैं और जो ह्यूमन होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाए ताकि वो पर्टिकुलर सर्वर है जो भी, ठीक है। इट हेल्प्स प्रिवेंट
अनऑथराइज एक्सेस एज स्पैम। तो कैप्चा के थ्रू क्या होता है, अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाह रहा है या स्पैम है कोई, ठीक है, तो वो उस चीज से बच जाता है कैप्चा की वजह से। बिकॉज अगर कोई बोट अगर कैप्चा को फिल करने की कोशिश करेगा, तो कैप्चा में आपने देखा होगा नंबर्स डायरेक्ट नहीं लिखे होते, उसमें कुछ कुछ विजुअलाइज चीजें होती हैं जो सिर्फ ह्यूमंस को ही अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक। तो इस तरीके से कैप्चा जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और आप इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट यूपीआई। यूपीआई के बारे में भी आजकल आप सभी को पता होगा, आप सभी यूज करते ही होंगे, है ना। आइडेंटिफाई पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आईडी से पता चल जाता है कि पेमेंट जो हुआ है उसका इंटरफेस क्या है। इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन इंडिया दैट अलाउज, ये बेसिकली इंडिया का सिस्टम है, दैट अलाउज यूजर्स टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग मोबाइल फोन्स। तो बेसिकली मोबाइल फोन्स का यूज करके जब आप बैंक अकाउंट्स में से कुछ पेमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो यूपीआई के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। और इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड सिक्योर वे टू मेक पेमेंट्स, चेक बैलेंस एंड मैनेज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। अगर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, आपको मैनेज करना पड़ता है, तो वो सारे अकाउंट्स को आप एक ही सिंपल अपने फोन से जो है यूपीआई के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्यूआर कोड। ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यूआर कोड का मतलब फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक। is a two-dimensional barcode that stores information is in a square grid of black and व्हाइट मॉड्यूल्स। आपने देखा होगा क्यूआर कोड कैसा होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कुछ छोटे 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 बॉक्सेस बने होते हैं, और ये पूरा एक बॉक्स जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट से फिल होता है, ठीक है, जिसको आपको स्कैन करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए होता है मिल जाता है, ठीक। स्मार्टफोन और क्यूआर readers enables quick access to website, product details, contact information and more, enhancing convenience and information detail। जिस भी तरह का इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर क्यूआर कोड में है, आपको जस्ट सिंपली स्कैन करना है और आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने हो जाती है, ठीक। तो ये होता है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आपने कभी एमएस वर्ड चलाया होगा, तो स्टार्टिंग में जो हेडर होता है और पेज के लास्ट में जो होता है वो हमारा फुटर होता है। हेडर से आप याद कर सकते हैं, आपका हेड ऊपर होता है तो हेडर, और फुट आपका पैर नीचे होता है तो फुटर, ठीक है। फुटर नीचे होता है और हेडर ऊपर होता है एमएस वर्ड में, ठीक। In MS Word, the header and footer are distinct section of a document used for a different purpose। तो हेडर में आप हेडिंग डाल सकते हैं बेसिकली, और फुटर में कई बार आपको, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना, आपकी वेबसाइट डालनी है, तो वो बेसिकली फुटर में डाली जाती है, ठीक। और द हेडर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। आपको पता ही है हेडर ऊपर होता है हर पेज के ऊपर, ठीक है। और जो फुटर होता है वो हर पेज के नीचे लास्ट में एकदम होता है, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर नेम, पेज नंबर एक्सेट्रा अगर आपको ये डालना है तो आप ऊपर डाल सकते हैं। इट इज अ टिपिकली यूज फॉर इन्फॉर्मेशन दैट शुड पेपर ऑन एवरी पेज। जैसे आपका पेज नंबर 1 2 3 कहीं आपने देखा, कई बार ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है। नीचे है तो वो फुटर में है, ऊपर में है तो हेडर में है, ठीक है। द फुटर ऑन द अदर हैंड इज द लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, कैन इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक कॉपीराइट नोटिस, पेज नंबर्स और फुट नोट्स, ठीक है। कहीं आप, अगर आप देखिए, जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, राइट। और लास्ट में आप लिखना चाहते हैं, अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, फुट नोट या कोई पर्सनल नोट लिखना चाहते हैं, तो आप लास्ट में लिखते हैं, राइट। तो उसी तरह से एमएस वर्ड में कुछ तरह ये हेडर और फुटर काम करता है। हेडिंग वगैरह ऊपर डाली जाती है, और पेज नंबर्स या नोटिस हो गया, कोई कॉपीराइट की नोटिस डालनी है, फुट नोट डालना है, ठीक है, बिब्लियोग्राफी डालनी है, तो वो सारे नीचे फुटर में आते हैं। Next question. What do you understand by a computer network? Briefly discuss the types of computer networks. Computer networks के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो a computer network refers to a collection of interconnected devices such as computers, servers, routers, and switches that are linked together to facilitate data communication and resources sharing। तो basically कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज, जैसे कि डिवाइस हो गया, वो किस किस चीजों से कनेक्टेड है, आपस में किस किस चीजों से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कंप्यूटर है वो सर्वर से कनेक्टेड होगा, राउटर से कनेक्टेड होगा, उसमें स्विचेस होंगे, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क से। और लैन की अगर हम बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, ये पहला टाइप है इसका, ठीक है। कन्वर्ट्स अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया सच एज अ होम, ऑफिस ऑफ और कैंपस एंड कनेक्ट डिवाइसेस इज विद दैट एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से डिवाइसेस इससे यूज हैं, तो लैन, ठीक है।
लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और नेक्स्ट होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, स्पेनिश लार्ज डिस्टेंस कनेक्टेड डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कौन कौन सी डिवाइसेस इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो हमें वैन से पता चलता है, वाइड एरिया नेटवर्क नाम से पता चल रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, इसका यूज होता है बेसिकली खासकर जो मेट्रोपॉलिटन जगह होते हैं, सिटीज होती हैं। कवर्स अ लार्ज एरिया दैट आर लेन बट स्मॉलर देन अ वैन। देखिए, ये जो है लार्ज एरिया कब कनेक्ट करता है लैंड के अकॉर्डिंग, परंतु स्मॉलर होता है वैन के अकॉर्डिंग, टिपिकली सर्विंग अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन रीजन। जितने भी मेट्रोपॉलिटन रीजन होते हैं, सिटीज होती हैं, वहां पे बेसिकली मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो सर्व करता है, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क, इसमें क्या होता है, उसी तरीके से वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये वायरलेस ही तो होते हैं, इसमें कोई वायर थोड़ी ना लगी होती है। और ये उस डिवाइस से भी कनेक्टेड भी होते हैं बिना कि कोई वायर लगाए। आप वाईफाई और ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये वायरलेस नेटवर्क होते हैं। और इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है दैट इंटरकनेक्ट मिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ऑफ कोर्स। एक्सटर्नेट एक्स्ट्रानेट, इसमें क्या होता है कि एन एक्सटेंशन ऑफ एन इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स लिमिटेड एक्सेस टू ऑथराइज्ड एक्सटर्नल यूजर्स सच एज सप्लायर्स, पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। किसी भी अगर कोई कंपनी है मान लीजिए, तो उसमें एक एक्सटर्नेट चलाया जाता है जिसमें उस कंपनी के जितने भी कलीग्स हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो बेसिकली उस पर्सनल इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, ठीक। तो ये होता है एक्सटर्नेट, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्किंग के, कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन 3 की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस टू प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है, जो चीज का हम यूज करते हैं, वो मेथड बेसिकली साइबर सिक्योरिटी होता है, ठीक। नेटवर्क्स एंड डाटा फॉर्म ऑथराइज और थेफ्ट, जितने भी चोरी हुई है अगर किसी नेटवर्क की, किसी का आईडी ब्लॉक हो गई है, हैक हो गई है, तो साइबर साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ही हमें पता चलता है, ठीक। इट इन्वॉल्व्स implementing measure to prevent detected and respond to security breaches and threats। जितने भी ब्रीचेस को किया गया है, थेफ्ट किया गया, हैक किया गया, तो वो सारी चीजें हमें इससे पता चलती हैं। और अगर हम सिक्योरिटी प्रिंसिपल की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या होता है, इंश्योर दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज इंडिविजुअल्स और एंटिटी, प्रिवेंटिंग ऑथराइज डिस्क्लोजर और एक्सपोजर। सेकंड होता है हमारा इंटीग्रिटी, इसमें क्या होता है, मेंटेनिंग द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट वेयर द नेस ऑफ डाटा एंड सिस्टम बाय गार्डिंग अगेंस्ट ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन एंड इलेक्शंस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या होता है कि इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है पूरी प्रॉपर, कि किसने हैक किया है, कैसे किया है, ये सारी चीजें पता चल पाती हैं, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा अवेलेबिलिटी, इसमें क्या होता है, इंश्योरिंग दैट सिस्टम रिसोर्सेज एंड डाटा आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल व्हेन नीडेड, प्रिवेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन और डेंटल और सर्विस caused बाय अटैक और टेक्निकल फेलियर्स। किसी टेक्निकल फेलियर्स या फिर किसी अटैक की वजह से किसी की आईडी ब्लॉक हो गई या किसी तरह का साइबर क्राइम हो गया, तो उससे साइबर सिक्योरिटी से जो है वो बचा जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के 3 सिक्योरिटी प्रिंसिपल यही है कि वो हमें कॉन्फिडेंशियल कराता है। पहले अगर आपने देखा हो कई बारी कि अगर कोई चीज आप कर रहे हैं तो वो बता देता है आपको कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्या आप पक्का श्योर है आप करना चाहते हैं, राइट। और अवेलेबिलिटी की, अभी अभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, ये ट्राई अगेन, है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी, ठीक। तो ये साइबर सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी ऐड, डिलीट, ग्रुप और अनग्रुप वर्कशीट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी पर्टिकुलर वर्कशीट को ऐड करना है या डिलीट करना है या ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है, अगर आपने एक्सेल चलाया होगा तो ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पे बात किस चीज की चल रही है, राइट। तो देखिए, ये जो शीट दिख रही है आपकी, ये वर्कशीट है, बिकॉज आप यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आपको कोई इंफॉर्मेशन भरना है, उसका आंसर चाहिए, तो आप बेसिकली यहाँ पे काम करते होते हैं, है ना। यहाँ पे चीजों को लिखते हैं या जो भी आपको प्लस करना है, माइनस करना है, तो बेसिकली इस शीट पे काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए इसीलिए हम इसको वर्कशीट कहते हैं, ठीक, जिसपे आप काम कर रहे हैं।
तो इसी वर्कशीट को आपको ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, तो ऐड बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे वर्कशीट जो है नेक्स्ट आ जाती है। ठीक है, आपको जब ये वाला सेव हो जाता है, काम हो गया आपका, तो नेक्स्ट अगर जब आप प्लस करके करना चाहें तो यहाँ पे वर्कशीट ऐड हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कशीट जो है वो डिलीट भी हो सकती है। ठीक है, देखा आपने, यहाँ पे सेकंड शीट आ गई। ऐसी जैसे ही आप प्लस करते जाएंगे तो ये ऐड शीट हो रहा है, और अगर आपको रीनेम करना है तो यहाँ पे क्लिक दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर चल रहा है, आपको यहाँ पे हटा के अगर कुछ भी लिखना है तो आप ये लिख के और एंटर करके सेव कर सकते हैं सिंपली। ठीक, और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके सिंपली आप इस सेल को डिलीट कर सकते हैं, सॉरी वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है यहाँ पे वर्कशीट को डिलीट करना। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल तो दिखा दिया, अब हम थ्योरी पे आते हैं। तो देखिए आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं दैट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन मैनेज वर्कशीट बाय एडिंग, डिलीटिंग, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। तो आप वर्कशीट को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं ग्रुप करके, डिलीट करके, ऐड करके, रीनेम करके। ठीक है, सो दीज ऑपरेशंस अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट मल्टीपल शीट्स विद इन अ वर्कबुक और एफिशिएंट। देखिए वर्कशीट क्या होती है, जिस मैंने आपको पेज दिखाया वो पर्टिकुलर वर्कशीट है, और उस वर्कशीट में आपने कितने सारे वर्कशीट लिए हैं वो बेसिकली एक वर्क बुक बन गया। जैसे होता है ना कि पेजेस को काउंट करते करते एक बुक बन जाती है, उसी तरीके से वर्कशीट को काउंट करके वर्क बुक बन जाती है। ठीक है, और उसमें आप कैसे उस वर्कशीट्स को मैनेज कर रहे हैं वो बेसिकली वर्क बुक होता है। एडिंग वर्कशीट, इसमें क्या होता है, टू ऐड अ न्यू वर्कशीट क्लिक ऑन द प्लस साइन। मैंने आपको दिखाया अभी कैसे यहाँ पे प्लस साइन करना है वगैरह वगैरह, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको डिलीट भी करना सिखाया, वर्कशीट को कैसे डिलीट करना है। ठीक है, टू डिलीट अ वर्कशीट राइट क्लिक ऑन इट्स टैब, उसके टैब पे राइट क्लिक करिए और सिलेक्ट डिलीट करिए और उसको डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पास 1 और 2 शीट्स हैं, ठीक, और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलरली 1 2 में आप डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आपको वहां पे डिलीट का ऑप्शन दिखा था, वहां से डिलीट कर सकते हैं। ग्रुपिंग वर्कशीट, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या करना होता है, ग्रुपिंग अलाउज यू टू परफॉर्म ऑपरेशन सिमुलेटेनियसली ऑन मल्टीपल शीट्स। तो बेसिकली जब आप जितने भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी वर्कबुक है, इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे वर्कशीट्स हैं। ठीक, तो जब आप इनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं इन सारे शीट्स को, तो इसमें क्या होता है कि जो भी चेंजेस आप वर्कशीट 1 में करेंगे वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली इन सब में हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ डिलीट करें तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐड करें तो वो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आपने ग्रुप कर दिया, तो जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के साथ होंगे। ठीक, सभी शीट्स के साथ होंगी। और उसी का अपोजिट होता है अनग्रुपिंग वर्कशीट। तो अनग्रुपिंग वर्कशीट में क्या होता है, बेसिकली जितने भी आप शीट्स को आपने ग्रुप किया था, राइट, तो अब जब आप अनग्रुप कर देंगे तो आप चाहे एक शीट में 2 3 4 5 शीट थे आपके पास, तो फर्स्ट शीट में आप जो भी चेंजेस करेंगे वो बाकी के शीट्स में नहीं होंगे, बिकॉज आपने उसको अनग्रुप कर दिया, राइट। तो ये होता है अनग्रुप करना वर्कशीट में। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग दीज एक्शंस, एडिंग, डिलीटिंग, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग वर्कशीट्स, you can efficiently organize your data, performs operations on multiple sheets simultaneously and customize your actual worksheets to suit your needs। तो आपके needs को कैसे सूट कर रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उस पर क्या सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप शीट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, तो और भी ज्यादा सीख सकते हैं आप यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, परंतु मैंने अपनी पूरी कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए फॉर फ्री, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहां पे टाइप करना है eklavyaigno.com। फिर उसके सामने आपको ऐसी इंटरफेस आएगा, उस पे आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सभी नोट्स जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको उन नोट्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे सर्च बार में और आपको उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कोड लिख देना है, और अपने आप वो सब्जेक्ट के नोट जो है सर्च होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप जो है वेबसाइट्स पे जाके हमारे विजिट कर सकते हैं और सभी नोट्स फॉर फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है,